So hi everyone and a very good morning to all of you. Welcome back once again to the series of General Science topic wise MCQs. So till now we are done with 3 chapters. अभी तक हमने 3 chapters कर लिए हैं, motion, force and gravitation, and I hope all the chapters are clear. Because मैंने आपको सिर्फ questions नहीं कराए हैं, मैंने आपको पूरी की पूरी हर एक टॉपिक की explanation भी कराई है. And remember guys, in BPSC the science questions are not very tough. जो साइंस के क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होंगे. तो जितना हम यहाँ पे इन सेशंस में थ्रू कवर कर रहे हैं दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर साइंस पार्ट. एंड जब तक आपका बीपीएससी का एग्जाम आएगा डेफिनेटली तब तक कंप्लीट जनरल साइंस विल बी प्रोवाइडेड बाय मी थ्रू दीज सेशंस. ठीक है, इसमें इन सेशंस में फायदा आपका ये है, द बेनिफिट ऑफ दीज सेशंस आर that you are also practicing the questions, you are learning the concepts as well. Okay, so दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं. So these sessions are very much beneficial for all of you. So let's begin with today's session. And in today's session guys, we are going to discuss another chapter, work energy and power. Work energy and power नाम का दूसरा चैप्टर है, हम उसकी बात करेंगे आज के सेशन में. So let's talk about the very first question, which says in which of the following cases the work done by an object is zero. इनमें से कौन से केस में वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट क्या होगा, जीरो होगा. बट बिफोर मूविंग टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस व्हाट इज वर्क. आखिर वर्क होता क्या है. सो गाइज आप लोगों को लग रहा होगा दैट यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर डिवाइस एंड यू आर स्टडिंग, सो यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क. बट नो, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क. व्हाई? बिकॉज साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क ये कहता है कि if a force is applied on an object, let us say this is an object, if a force is applied on an object and this object is displaced by a distance s, okay, if a force is applied on an object and it is displaced by a displacement s, then work will be given by fs cos theta. Fs cos theta will be the work done by this object, which means for doing work there are two things which are necessary. Number one is the application of force. फोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है. और दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर सिर्फ फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स एंड देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देन देयर इज नो वर्क. फॉर एग्जांपल, मान लो कि एक ट्रक है, उस ट्रक को मैं अकेला धक्का मार रहा हूँ, ठीक है, तो क्या वो मूव करेगा? ऑफ कोर्स इट विल नॉट. ठीक है, बट फोर्स तो है वहां पे, तो वहां पे कोई वर्क नहीं है. चाहे मैं कितना भी थक जाऊं, इट डजंट मैटर कि मैं कितना टायर्ड हो गया हूँ उसको धक्का मारने में, ठीक है, बट वहां पे कोई वर्क नहीं है. ठीक है, बट मैंने अपने 2-4 दोस्त बुलाए और फिर ट्रक को धक्का मारा, तो ट्रक ऑफ कोर्स मूव कर जाएगा. इन दैट केस देयर विल बी सम काइंड ऑफ वर्क. ओके, सो वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है. बिना डिस्प्लेसमेंट के देयर इज नो वर्क. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज दिस cos थीटा? सो cos बेसिकली इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. आई होप यू ऑल नो sin cos tan cosecant secant एंड cot. ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं. And this theta, what is this theta by the way? Theta is the angle between direction of force and direction of displacement. ये जो theta है ये क्या है? Angle between the direction of force and direction of displacement. ठीक है, जैसे for example here in this case the angle between f and s is what? 0. दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है, बिकॉज फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है. ऑलराइट, मान लो कि एक मान लेते हैं कि वो जो ये इस तरीके की कोई ट्रॉली है, ठीक है, इस तरीके का क्या है, कोई ट्रॉली है, एंड अ पर्सन इज पुलिंग इट फ्रॉम हियर. एक पर्सन है, वो उसको यहां से इसके हाथ से ऐसे पुल कर रहा है. ठीक है, सो द फोर्स इज गोइंग देयर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज दिस, व्हाइल दिस ऑब्जेक्ट, दिस ट्रॉली इज मूविंग लाइक दिस, सो दैट एंगल बिटवीन एफ एंड एस विल बी दिस. ओके, लेट्स से इट इज 30 डिग्री. सो ये कॉस के आगे कितना लग जाएगा? 30 डिग्री लग जाएगा. ओके, सो थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, now so I hope work is clear. SI unit of work is joule. SI unit work की क्या होती है? जूल होती है, and it is written as capital J. ठीक है, और इसकी जो CGS यूनिट है, CGS यूनिट मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाला जो सिस्टम चलता था पहले, उसमें इसकी यूनिट होती है अर्ग्स, ERGS, and 1 joule is equals to 10 raised to the power 7 ergs. 1 joule is equals to 10 raised to the power 7 ergs. This is also very important, you should remember this. And notes बना लेना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ वर्क, रिमेंबर गाइस, इज ऑफ 3 टाइप्स. वर्क 3 तरीके का होता है: पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क. पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो होता है. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव की. तो पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव तब होगा, पॉजिटिव
बेसिकली तब होगा जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। ठीक है, जिस तरफ फोर्स लग रहा है अगर उसी तरफ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसिंग इन दैट डायरेक्शन ओनली, दी द वर्क विल बी पॉजिटिव। और यू कैन से, जैसे अगर हमने ये वाला एग्जांपल जो लिया था अभी, जिसमें फोर्स ऐसे जा रहा था और ऐसे ऐसे जा रहा था, इन दिस केस ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट, द वर्क विल बी नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि फोर्स समवॉट, फोर्स की डायरेक्शन भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी इधर है। ठीक है, ऑल्दो थोड़ा सा उसके बीच में एंगल बन रहा है, बट दिस इन दिस केस द वर्क डन विल अगेन बी पॉजिटिव। तो नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों की अपोजिट हो जाएगी। द नेगेटिव वर्क विल बी देयर व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑपोजिट। जब ऑपोजिट हो जाएगी तो फिर जो डायरेक्शन वर्क है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सी, अगर आपने 11th क्लास में मैथ्स पढ़ी थी तो एक क्वाड्रेंट कंसेप्ट हुआ करता था। सो अगर हमें ज्यादा डिटेल में जाना है तो हमें क्वाड्रेंट कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सो दैट इज नॉट वर्थ फॉर द बीपीएससी एग्जाम। जस्ट रिमेंबर कि when the direction of force and direction of displacement is same, the work done is positive, while when the directions are opposite, the work done is negative. Now you must be wondering कि भाई वर्क नेगेटिव कब हो सकता है? ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें हम फोर्स इधर लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है, देखो ये पेन है, इस पेन को मैंने ऊपर उछाला, ठीक है, जब ये ऊपर जा रहा है, when it is going upwards, so there are two forces. Number one, the force applied by me. ठीक है, the number one force is the force applied by me. Let us say it is Fm, force applied by me. And there is another force also ना, gravitation. जब ये ऊपर जा रहा है तो क्या इसको gravitation नीचे नहीं खींच रहा है? But why is it going upwards? Because of my applied force. क्योंकि मैंने जो force apply करी है उसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है. So there is force of gravitation also. So if someone asks you कि बताओ work done by force of gravitation कैसा होगा, positive होगा या negative होगा? So what will be the answer? The answer will definitely be negative. Why? Because when this object is going upward, the displacement is upward, is in the upward direction, while the gravitation always exists in the downward direction. So in this case, the work done by gravitational force is negative, while the work done by force applied by me will definitely be positive, because मैंने force ऊपर लगाया और ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है. ठीक है, another example, let us say this is an object and this is the surface, and a force F is applied in this direction and it is moving in this direction. ठीक है, the work done will be by this force. Work done by this force will definitely be positive. But ये जो surface है और ये जो object है, इन दोनों के बीच में friction force होगा या नहीं होगा? There will be a friction force between this object and the surface. Friction force definitely होगा. So the work done by friction force will definitely be negative, because friction is exerting in this direction. Friction कहाँ पे लग रहा है? इस तरफ लग रहा है, और displacement किस तरफ है? उस तरफ है. Alright. So these are the examples of negative work. Now zero work. अब zero work कब हो सकता है? So guys, अगर आपने 10th क्लास की मैथ थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो I hope you all know that cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है. cos 90 डिग्री कितना होता है? जीरो होता है. So if the angle between the applied force and the displacement is 90 degree, then definitely work will be zero. इसका एग्जाम्पल होता है कुली. कुली के सर पे सामान है, ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर दिस, वेट ऑलवेज एक्सर्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड. ये ऑब्जेक्ट है तो इसका वेट हमेशा कहाँ लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा. अगर ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे भी है, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे भी है, तब भी इसका जो वेट होगा वो ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा. ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे. वेट ऑलवेज एग्जिस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ठीक है. सो दिस कुली, ये जो कुली है ये क्या कर रहा है? अपने सर पे सामान लेके चल रहा है. So the weight of this saman, weight of this object, weight of this luggage is exerting vertically downwards. ये कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ. And let us say he is moving in this direction. So what will be the angle? The angle between the force and displacement will be what? 90 degree. So the work done by this spool is zero. Okay. Another example. Let us say if a person is holding a suitcase in his hand. एक suitcase हाथ में पकड़ के ऐसे कोई जा रहा है. तो सूटकेस का वेट कहाँ लगेगा? नीचे. एंड आई एम मूविंग लाइक दिस. सो द एंगल विल बी व्हाट? एंगल विल बी व्हाट? 90 डिग्री और नॉट? एंगल 90 डिग्री होगा. सो द वर्क डन अगेन विल बी व्हाट गाइस? जीरो. ऑलराइट. सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ वर्क. आई होप द टाइप्स ऑफ वर्क इज क्लियर. पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क. अगर समझ नहीं आया तो पॉज करके वीडियो यू कैन रिपीट इट.
सो वर्क डन पॉजिटिव होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है, अपोजिट होगा तो नेगेटिव होगा. cos 90, अगर एंगल बिटवीन f and s will be 90, then definitely the work will be zero. In one case also the work will be zero if I am applying force and the object is not displacing. वही ट्रक वाला एग्जांपल ले लो, अगर मैं इस ट्रक को या इस दीवार को अगर मैं धक्का मारूंगा तो ऑब्वियसली इट विल नॉट मूव, बट द फोर्स इज देयर, फोर्स इज डेफिनेटली देयर, फोर्स तो है, बट दिस दीवार इज नॉट मूविंग, so the work is again zero. चाहे मेरे कितने भी पसीने निकल जाए, कितनी भी मैं मेहनत कर रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Alright. So now let's come back to the question. In which of the following cases the work done by the object is zero? So I hope you can easily answer this question now. When the angle between applied force and direction of displacement is 90 degree, the work will be zero. Option B will be the correct answer. Now let's move ahead to question number 2. What will be the effect on work if the force and displacement of particle in the direction of force is doubled? Alright, very easy question. Very easy question. We know that work is equals to force into displacement into cos theta, where theta is the angle between F and S. Now they are saying what will happen to the work if force and displacement both will double. So if force will double, it will become 2F and S will become 2S. Cos theta में कोई change नहीं किया. So it will become 4Fs cos theta. So initial से कितना हो जाएगा 4 times. So the correct answer will be what? Option B, 4 times. Very easy question. इतना सब कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है. इतना तो we can calculate in our mind also. So option B is the correct answer. Burning of coal is an example of. So now we are heading towards the topic energy. So before moving to this question, let's understand what is energy. So I hope you all know guys, energy की definition class 6th में हमें पढ़ाई जाती है, but क्योंकि हम ढंग से पढ़ते नहीं है तो हम भूल जाते हैं. Energy is capacity to do work. I hope you all know this. Capacity to do work is energy. काम करने की कैपेसिटी को ही क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं. ठीक है. एनर्जी की जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज ऑल्सो जूल. एनर्जी ऐसा यूनिट इज ऑल्सो जूल. अब जूल क्यों है इसकी ऐसा यूनिट? बिकॉज इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क. ठीक है, एबिलिटी टू डू वर्क. नाउ एबिलिटी की तो कोई यूनिट हो नहीं सकती. ठीक है, एबिलिटी तो मेरी अलग है, आपकी अलग है, सबकी अलग अलग एबिलिटीज है. ऑलराइट, सो इसकी ऐसा यूनिट डेफिनेटली क्या है फिर? जूल. वर्क की ही ऐसा यूनिट इसकी भी होगी बिकॉज इट इज एबिलिटी टू डू वर्क, और यू कैन से द कैपेसिटी टू डू वर्क. ऑलराइट, नाउ एनर्जी गाइस बहुत तरीके की होती है, वी ऑल नो, बट अगर मैं आपको दो टाइप्स की एनर्जी बताऊं तो दीज आर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फिगरेशन. पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी है? जो ऑब्जेक्ट के अंदर है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से या उसके कॉन्फिगरेशन की वजह से. ठीक है, अभी आगे एग्जांपल से समझा दूंगा, डोंट वरी. And kinetic energy is the energy possessed by an object by virtue of its motion. अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो जो उसके पास एनर्जी है दैट इज काइनेटिक. ऑफ कोर्स काइनेटिक भी होगी, पोटेंशियल भी होगी, बट पोटेंशियल एनर्जी इज बाय द वर्च्यू ऑफ पोजीशन और द कॉन्फिगरेशन. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट थिंग, बो एंड एरो. सो अगर मैं एरो खींचूंगा उसमें, बो एंड एरो में, तो ऐसे पीछे खींचा तो ये जो अभी एनर्जी है इसके अंदर, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है. ठीक है, क्या है? पोटेंशियल एनर्जी. जैसे इसको मैं छोड़ूंगा, जो बो है वो आगे जाएगा और इसके अंदर मोशन आ जाएगा, तो वो कौन सी एनर्जी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. समझ में आ गया? दिस एनर्जी इज बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, और यू कैन से इन दिस केस कॉन्फिगरेशन. जैसे ही छोड़ा किसमें कन्वर्ट हो गया? वो काइनेटिक एनर्जी में हो गया. ऑलराइट, एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है मान लो, यहाँ पे रखा था पहले ग्राउंड पे और फिर उसको ऊपर लेके गए, तो डेफिनेटली जब ये ऊपर जाएगा तो कोई एनर्जी लगेगी कि नहीं? क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जा रहा है. तो इस पॉइंट पे इसके पास जो एनर्जी स्टोर्ड होगी इस पोजीशन की वजह से, वो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी. एंड स्पेसिफिकली इफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन्वॉल्व देन दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अगर ग्रेविटेशन इन्वॉल्व होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. ओके, now kinetic energy we have a formula, and of course gravitational potential energy का formula होता है m into g into h, where m is the mass of the object which is at a height h. n क्या है? ऑब्जेक्ट का मास है जो कि h हाइट पे रखा हुआ है. एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv square, where m is the mass of the object moving with the velocity v. Alright, now of course potential energy and kinetic energy and all types of energy, the SI unit will be joule only. चाहे कोई भी एनर्जी होगी उसकी SI यूनिट क्या होगी? जूल ही होगी. एंड देयर आर अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी गाइस, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी. ठीक है, बहुत सारी टाइप की एनर्जी होती है, तो उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन एग्जाम में कन्वर्जन वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सो
इस क्वेश्चन को देखो, बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जांपल ऑफ, वेरी इजी क्वेश्चन गाइस। कोल क्या होता है? कार्बन का फॉर्म होता है, विच मींस इट इज ए केमिकल और नॉट। तो डेफिनेटली शुरुआत तो कहां से होगी? केमिकल एनर्जी से होगी। अब जब कोल को जलाते हो तो क्या होता है? आग निकलती है और रोशनी आती है। इट प्रोड्यूसेस हीट, इट प्रोड्यूसेस लाइट, ठीक है। सो द डेफिनेटली आंसर विल बी व्हाट? केमिकल एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अगर इसमें भी अगर आप गलती कर दोगे तो दैट मीन्स कि लॉजिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बहुत इजी है। देखो कोल क्या होता है? कोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। कोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन एंड कार्बन इज अ फॉर्म, कार्बन इज एन एलिमेंट विच मीन्स इट इज अ केमिकल, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहां से होने वाली है? जब हम कोल को जलाएंगे, केमिकल एनर्जी से। अब जब कोल को जलाते हैं तो क्या होता है? गर्मी आती है और लाइट आती है। इट प्रोड्यूसेस हीट एंड इट प्रोड्यूसेस लाइट। सो डेफिनेटली द आंसर विल बी व्हाट? केमिकल एनर्जी इनटू light energy and heat energy. So option A will be the correct answer. Moving ahead to question number 4, what will be the decrease in potential energy of a ball of mass 20 kg falling from a height of 50 centimeter? Okay, यहाँ पे है ये, ठीक है, और ये हाइट कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। And the mass of object is what? 20 kg, ठीक है। Mass of object is what? 20 kg and it is falling from here. So the question is what will be the decrease in potential energy? Okay, so decrease उतना ही होगा जितना इसके पास यहाँ पे stored है। जब ये पूरा नीचे गिर जाएगा and all the potential energy will be converted into kinetic energy, then the loss in potential energy उतना ही होगा जितना इसके पास यहाँ पे potential energy है। तो potential energy का formula just told you mgh. What is ma at 20? G we all know is 9.8 and h is 50 centimeter. But जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं वो ऐसा यूनिट में होना चाहिए एंड सेंटीमीटर इज नॉट द ऐसा यूनिट, सो वी हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर, सो दैट विल बी 0.5, ठीक है। 0.5 into 20 will be 10 and 10 into 9.8 will be 98. So the correct answer will be what? 98 joules, option B, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है एग्जाम में एंड दैट इज वेरी इजी, बस फॉर्मूला तो लगाना है। मैं तो कहूंगा कि अगर आपकी मैथ्स अच्छी होगी, डेफिनेटली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, तो मैथ तो पढ़ी होगी आपने, तो इतना सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा ये सब, ठीक है। 1 मिनट भी नहीं लगेंगे, 30 सेकंड्स में हो जाएगा। एंड बीपीएससी के एग्जाम में यू हैव लॉट टाइम, 150 क्वेश्चंस आर देयर, 2 घंटे का टाइम है, सारे जीएस के हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, आता है या नहीं आता, ठीक है। सोचने का तो वो इसमें वही नहीं है, बस 10 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, देयर आर ओनली 10 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स एंड दोज आर आल्सो वेरी इजी। So 98 joule is the correct answer. Question number 5 पे आ जाओ. Which of the following is not a unit of energy? This guys is very good question. अब इसको थोड़ा समझ के करना पड़ेगा। देखो भाई, इसको इस क्वेश्चन को करने से पहले एक टॉपिक होता है पावर, पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। पावर समझ लेते हैं क्या होता है। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क विच मीन्स वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। Now rate of doing work will be definitely different from for me and it will be different from मेरा जो ability to work है, मेरा जो rate of doing work है, that will be different from you, ठीक है। तो पावर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितनी तेजी से काम हो रहा है। मेरा रेट ऑफ डूइंग वर्क अलग है, आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क अलग है, आपके दोस्त का रेट ऑफ डूइंग वर्क अलग है। एक ही काम को अगर मैं कि कोई एक सर्टेन काम है, उस सर्टेन काम को मैं 1 घंटे में करता हूँ, इफ आई कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 1 hour एंड यू कंप्लीट इट इन हाफ एन आवर, तो डेफिनेटली योर पावर विल बी मोर देन माइन, ठीक है, क्योंकि आपका जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो मेरे से ज्यादा है। यू आर डूइंग अ वर्क इन हाफ एन आवर एंड आई एम डूइंग इट इन 1 hour, सो योर रेट ऑफ डूइंग वर्क इज हायर देन माइन, राइट। सो दैट इज पावर। पावर का मतलब क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो वर्क है वो कितनी तेजी से हो रहा है, ठीक है। एंड इसकी ऐसा यूनिट होती है वॉट। द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट? वॉट, ठीक है। नाउ अब यहां पे देखो एक चीज, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब इनके हम यूनिट्स रख देते हैं, ठीक है, यूनिट्स। सो पावर की यूनिट होती है वॉट, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड्स एंड वर्क की यूनिट होती है क्या? जूल। सो कैन वी से दैट जूल इज इक्वल्स टू वॉट इनटू सेकेंड्स, और कैन वी से that joule is equal to unit of power into time? कह सकते हैं भाई, वॉट किसकी यूनिट है? पावर की यूनिट है, और सेकंड्स किसकी यूनिट है? टाइम की यूनिट है। सो कभी भी पावर और टाइम की यूनिट आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो वो किसकी यूनिट आ रही होगी? वर्क की आ रही होगी। एंड जो यूनिट वर्क की होगी वही यूनिट किसकी होगी? एनर्जी की होगी, बिकॉज दी ऐसा यूनिट और यूनिट यू कैन से
because the unit of energy and work are same. Alright, so कहीं पे भी आपको दिखे कि पावर और टाइम की यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो डेफिनेटली वो जो यूनिट रिप्रेजेंट हो रही है वो किसकी है, वर्क की या फिर एनर्जी की. ऑलराइट, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो किलोवाट एंड आर. किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर डेफिनेटली, एंड आर इज द यूनिट ऑफ टाइम. तो दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. जूल तो होती है, वी ऑल नो. वॉट इनटू सेकेंड, वॉट अगेन इज द यूनिट ऑफ व्हाट, पावर. सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम. So this is also a unit of energy. अर्ग्स, अर्ग्स अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, सीजीएस में जूल का ही भाई होता है, छोटा भाई अर्ग्स. So this is also what, तो definitely we all know is the unit of power. So option E will be the correct answer guys to this question. I hope this question is clear. Moving ahead to question number 6. When a body falls freely, what happens to its total energy? So have you heard about this law of conservation of energy? क्या आपने law of conservation of energy सुना है? Definitely सुना होगा. It says that energy can neither be created nor be destroyed. It can just transform from one form to another. वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ना ही उसको हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, द टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. टोटल एनर्जी क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ऑप्शन सी. देयर इज नो नीड टू थिंक, इसमें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है. कहीं पे भी टोटल एनर्जी पूछी जाएगी, सीधा सीधा मार देना कांस्टेंट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. A car is accelerated on a level road and attains a velocity 4 times of its initial velocity. What will happen to the potential energy of the car? See, there is a change in velocity. ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा. दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट. It will affect the kinetic energy because kinetic energy depends on velocity of the object. It is half mv square. It depends on the velocity, but potential energy does not. So the answer will be potential energy remains the same. इस तरीके के क्वेश्चन जानबूझ के आते हैं so that confusion create हो सके. तो कोई confusion की बात ही नहीं है. अगर आपके concepts clear हैं, then definitely there is no confusion because potential energy does not depends upon the velocity of the object. It is the kinetic energy which depends on it. So potential energy will remain the same. There will be no change. Option A will be the correct answer. Which of the following would be the angle between force and direction of displacement in case of negative work? तो अब तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया यार. ठीक है, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है. अगर आपने वर्क जो मैंने पहले क्वेश्चन से कराया था, if you have understood it properly, then definitely this question is very easy for you, provided that you know that cos 180 degrees minus 1. Cos 180 degrees what? Minus 1. So if the force is going like this, the direction of force is this, and the direction of displacement is this, so definitely this angle is what? 180 degree. And we all know that cos 180 degree is equals to minus 1. So therefore the correct answer will be what? Option E, 180 degree. 0, 30, 60, 90 पे cos की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है. ठीक है, so cos 180 is minus 1 and therefore the work done will be negative. Option E. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे. A body is falling from a height h. After it has fallen a height h by 2, it will possess. So let's take this case. Let us say this object is at a height h. ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? हाइट h पे है. ठीक है, and it is at rest currently. ये कहाँ पे है? रेस्ट पे है. So its initial velocity will definitely be what? 0. इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी. ठीक है, अब जब ये नीचे गिरेगा तो इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज और नॉट. एंड इफ वेलोसिटी, अब इसकी वेलोसिटी अगर 0 है, सो क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी है? डज इट हैव काइनेटिक एनर्जी? नो, बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज 0. सो if velocity is 0, kinetic energy is 0. So it only has the potential energy. इसके पास क्या है? सिर्फ potential energy है. Now when it starts falling, जब ये नीचे गिरने लगेगा, so it will definitely have some velocity. Its velocity will increase. जैसे जैसे वो नीचे जाता जाएगा, its velocity will goes on increase. जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, when an object is freely falling, its velocity goes on increasing because of acceleration due to gravity, or you can say because of force of gravity. So जब ये नीचे गिरेगा, its velocity will increase, which means kinetic energy will increase. ठीक है, and at this height, how much amount of potential energy it has? mgh. ठीक है, how much amount of potential energy it has?
mgh, and when it starts falling the height will decrease or not? हाइट क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती रहेगी. एंड इफ हाइट विल बी डिक्रीजिंग, अगर हाइट डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो डिक्रीज होगी, बिकॉज मास में कोई चेंज नहीं आ रहा, जी में चेंज कोई नहीं आ रहा, h इज डिक्रीजिंग. सो इफ h इज डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो डिक्रीज. ठीक है, तो जब ये नीचे गिर रहा होगा इट इज क्लियर दैट पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग एंड काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग. ऑलराइट, एंड व्हेन इट रीचेस द हाइट हाफ, जब वो हाफ हाइट पे पहुंच जाएगा तो इट विल हैव हाफ काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ पोटेंशियल एनर्जी. उसके पास क्या होगा? हाफ काइनेटिक एनर्जी होगा और हाफ पोटेंशियल एनर्जी होगा. सो आई होप गाइस दिस इज क्लियर. इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है, सो प्लीज इसको अच्छे से समझ लो. व्हेन इट इज एट अ सर्टेन हाइट h, इट ओनली हैज the potential energy. Why? Because the object is not moving, its velocity is zero, and kinetic energy, as we all know, is half mv square. ठीक है, तो kinetic energy is zero. It only has potential energy. When it starts falling, the height above the ground is decreasing, which means this h is decreasing. If this h is decreasing, then definitely what? Potential energy will decrease, because potential energy is mgh and mass and ga are not changing, and v is increasing, velocity is increasing, so kinetic energy will definitely be increased. All right, so the correct answer guys to this question will be half potential energy and half kinetic energy. Option C will be the correct answer. Moving ahead to question number 10, which is the last question. How many joules are there in 1 kilowatt hour? Very मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो, और ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बीपीएससी में भी, एंड देयर आर इट हैज बीन आस्क्ड इन वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स. सो व्हाट इज दिस किलोवाट आवर? अपने घर का बिजली का बिल उठा के देखना और उसमें देखना यूनिट किस में आ रही है. द यूनिट विल बी किलोवाट आवर. ठीक है, सो इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. ये क्या होता है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है. ऑलराइट, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब जिसमें हमारे घर का बिजली बिल आता है, इन विच वी रिसीव आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. सो किलोवाट आवर्स में दे आर आस्किंग जूल्स. सी, kilowatt hour is the unit of work or not? Work or energy you can say, because kilowatt means it is the unit of power and hour is the unit of time. So power into time is what? Work, or you can say energy. So that is why we are saying it is a commercial unit of energy. All right, now we have to convert 1 kilowatt hour into joules. So kilowatt, what is the meaning of kilo by the way? If kilogram ko if we convert kilogram into gram, what will be the answer? 1000 gram. तो किलो का मतलब क्या होता है? 1000 होता है. किलोवाट 1000 watt. And 1 hour is equals to how much seconds? 3600 seconds. Because we are just converting it into SI. Because joule is the SI unit. ठीक है, तो किलोवाट को हमने watt में चेंज कर दिया. And time की SI unit seconds होती है. So we have converted into seconds 3600. Multiplying it 36 और उसके आगे 50. वॉट इंटू सेकेंड. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉट इंटू सेकेंड? जूल्स. अभी अभी पढ़ा था हमने. 36 1 2 3 4 5 joules, and this can also be written as 3.6 into 10 raised to the power 6 joules. So option A will be the correct answer. All right, so I hope this is clear. And this conversion ये याद रखना, अगर कभी भूल जाओ नंबर तो इससे कर लेना. And before ending the session, let me tell you that there is one more formula for power. Power is equal to work upon time. We all know it can be also calculated by this formula, force into velocity. We need not go into the derivation of this formula. Just remember there is another formula for power, force and multiplied by velocity. Okay, and here in this question the correct answer is option A. So that's it for the session guys. I hope all the questions are clear and all the concepts are clear. If you want to buy the courses of BPSC, you can visit to courses.anujjindal.in. एंड अभी नवरात्रि का डिस्काउंट भी चल रहा है टिल दशहरा, सो देयर इज अ ह्यूज डिस्काउंट ऑफ 50% व्हिच इज गोइंग ऑन, सो यू कैन हैव द कोर्सेज. एंड रिगार्डिंग बिहार करंट अफेयर्स, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक देयर विल बी a session on Bihar current affairs, there will be another session on Bihar budget, and there will be another session on economic survey of Bihar. So I will definitely help you in preparation. Just keep on preparing. All the very best. Goodbye, take care and God bless.